इस वीडियो में हम लोग दो रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से किस तरह से हल किया जाता है हम लोग वो सीखने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से विलोपन विधि से हल किया जाता है। तो इसको हम लोग बहुत ही सरल तरीके से हल करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो रैखिक समीकरण दिया गया है। तो सबसे पहला काम इन दोनों को हल करने से पहले आपको ये करना होगा कि सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि बराबर के बाद अंक होने चाहिए, चाहे वो धनात्मक अंक हो चाहे ऋणात्मक अंक हो, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर के बाद में देखिए अंक दिया गया है, यहाँ पे 0 भी हो सकता है और बराबर के पहले एक्स वाई केवल होने चाहिए। देखिए एक्स वाई दिया गया है, यहाँ बराबर के पहले एक्स वाई। तो अगर इस तरह से दोनों समीकरण है तो हम लोग ऊपर वाले को समीकरण 1 मान लेंगे और इस नीचे वाले को समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 मानने के बाद आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि विलोपन का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर आप विलोपन का मतलब समझ जाएंगे तो ये हल करना आसान हो जाएगा। तो विलोपन का मतलब होता है लोप करना। लोप करना यानी गायब करना किसी चीज़ को। यानी कि हम लोग इस विधि में करते क्या हैं, किसी एक पद को गायब कर देते हैं, यानी एक चर को गायब कर देते हैं। या तो हम लोग यक्स चर को गायब कर दें, तो जब हम लोग यक्स चर को गायब कर देंगे तो केवल y बचेगा, तो y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक वैसे ही हम लोग y को भी गायब कर सकते हैं। तो अगर y गायब हो जाएगा तो केवल x बचेगा समीकरण में, तो x का मान ज्ञात कर सकते हैं। और हमें x और y का मान ही ज्ञात करना रहता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग गायब कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए हमें x वाले को गायब करना है, तो गायब करने के लिए भी एक नियम होता है। सबसे पहले हम समीकरण 2 में देखेंगे कि इसमें x के पहले कौन सी संख्या है। जैसे मान लीजिए हमें x वाला गायब करना है, तो x के पहले देखना होगा कौन सी अंक है, तो x के पहले 5 है। तो इस 5 का गुणा हम लोग समीकरण 1 में करते हैं, ठीक है। ठीक वैसे ही यहाँ पे x के पहले 2 है, तो इस 2 का गुणा हम समीकरण 2 में करते हैं। यानी कि समीकरण 1 में x के पहले जो अंक है उसका गुणा समीकरण 2 में करते हैं, और समीकरण 2 में जो x के पहले संख्या है उसका गुणा समीकरण 1 में करते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर इतना आपको लिखना होगा। तो हम लोग समीकरण 1 में चलिए 5 से गुणा कर देते हैं। तो समीकरण 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10x हो जाएगा, 5 तिया 15y हो जाएगा, बराबर 5 बटे 40 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। तो देखिए किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो दोनों पक्षों में किया जाता है, यानी कि बराबर से पहले वाले सभी में गुणा करते हैं, बराबर के बाद भी, तो ये 5 बटे 40 हो जाता है। अब समीकरण 2 में हमें 2 से गुणा करना है, तो 2 5 10x हो जाएगा, 2 चौक 8y हो जाएगा, बराबर यहाँ 13 गुणे 2 करेंगे, 13 दूना 26। तो इसे हम लोग समीकरण 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब x वाला पद जो है बराबर हो चुका है। अब यहाँ पे जब ये बराबर हो चुका है तो हम लोग इन दोनों को कैसे काट सकते हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान से एक चीज़ देखिएगा कि समीकरण 1 जो है, अब समीकरण 1 का नया रूप समीकरण 3 हो गया है और समीकरण 2 का नया रूप समीकरण 4 हो गया है। तो समीकरण 3 और 4 का जो हल होगा वही सेम इन दोनों का भी हल होगा। तो हम लोग इन दोनों को हल करके x y का मान निकालेंगे, सेम हल इन दोनों का भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये x वाला पद बराबर हो गया, हमें बराबर ही बस करना था। अब इसके बाद समीकरण 3 और 4 को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, ये कैसे पता चलेगा, ये हमें इस दोनों बराबर वाले पद को देख करके पता चलता है। तो देखिए इनके पहले प्लस प्लस चिन्ह लगा है, तो अगर इन दोनों बराबर वाले पद के पहले सेम चिन्ह रहता है, या तो प्लस प्लस चिन्ह रहता है या तो माइनस माइनस चिन्ह रहता है, यानी जब सेम चिन्ह रहता है तो उस स्थिति में समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाते हैं। ध्यान से सुनिए, जब बराबर हम लोग पद कर लेते हैं और इनके पहले कोई धनात्मक चिन्ह रहता है या फिर दोनों के पहले ऋणात्मक चिन्ह रहता है, यानी सेम चिन्ह रहता है दोनों के पहले, तो उस स्थिति में समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाया जाता है, ठीक है।
और अगर इन दोनों का चिन्ह विपरीत रहता है तो उस स्थिति में समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इन दोनों के प्लस 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 चिन्ह है, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब इसके आगे प्लस चिन्ह है, तो यहाँ पे घटाना होगा। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, तो हमें समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाना है, ठीक है। तो घटाने के लिए भी 2 रूल होता है। पहला रूल ये है कि हम लोग समीकरण 3 के बाएं पक्ष को लिखें और समीकरण 4 के बाएं पक्ष को घटा दें, फिर इसी तरह दाहिने पक्ष को घटा दें, ठीक है। यानी समीकरण में घटाने के लिए सबसे पहले बाएं पक्ष को घटाते हैं और उसके बाद बराबर करके दाहिने पक्ष को घटाते हैं। तो ये तो पहला रूल हो गया। अब दूसरा रूल जो है घटाने का, वो हम लोग डायरेक्ट समीकरण लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा, समीकरण 3 को लिख लेते हैं 10x प्लस 15y बराबर 40, ये समीकरण 3 हो गया। समीकरण 4 को भी लिख लेते हैं 10x प्लस 8y बराबर 26, ये हो गया समीकरण 4। तो हम लोग इस तरह से घटाते हैं। तो यहाँ पे प्लस है तो घटाने के लिए केवल चिन्ह बदल जाता है। तो इसके आगे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 10x माइनस 10x हो जाएगा, तो ये तो कट के 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये पहले प्लस 8y था, अब माइनस 8y हो गया है। तो 15y में से माइनस 8y घटाइए, कितना आएगा, ये आ जाएगा 7y, ठीक है, बराबर 40 में से 26 घटाएंगे, कितना आएगा, ये आ जाएगा 14। तो यहाँ से आपको क्या मिला, 7y बराबर 14 मिल गया। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 14/7। यहाँ पे देखिए 7 गुणा y है, तो जब गुणा वाला कोई भी संख्या दूसरे बराबर के दूसरे पक्ष में जाता है तो वो भाग हो जाता है। तो यहाँ पे गुणा 7 है तो नीचे भाग हो जाएगा, ठीक है। तो 7 दूना 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो y बराबर 2 आ गया, ठीक है। अब ये जो y बराबर 2 आया है, इस y के मान को हम लोग समीकरण 1 में रखें, 2 में रखें, 3 में रखें या फिर 4 में रखें, किसी में भी अगर y का मान रख देते हैं तो x का मान आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग समीकरण 3 और 4 में रखते हैं तो इसमें गुणा भाग करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि ये बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए ज़्यादा कैलकुलेशन न करना पड़े, इसके लिए हम लोग समीकरण 1 या समीकरण 2 में y का मान रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, आप चाहें तो किसी में रख सकते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर 8, ये है हमारा समीकरण 1, आप लोग देख सकते हैं। तो इसी में हमें y बराबर 2 रखना है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3, अब यहाँ पे गुणा y है तो गुणा y की जगह 2 हो जाएगा बराबर 8, तो ये हो जाएगा 2x। अब ये देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा और यहाँ प्लस 6 है, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 6, तो 2x बराबर हो जाएगा 8 में से 6 घटेगा 2 हो गया। तो यहाँ से x का गुणा 2 में हुआ है तो 2 जब बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/2, ये कट के 1 आ जाएगा, यानी कि x बराबर 1 आ गया, ठीक है। x बराबर 1 आ गया, y बराबर 2 आ गया। अब इसके बाद आपको लिखना होगा अंत में अतः हल हैं, ठीक है, अतः हल हैं, इतना करके लिख देंगे x बराबर 1 y बराबर 2, तो ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए इस तरह से ये तो हल हो गया। अगर आपसे परीक्षा में पूछ देता है कि इन दोनों समीकरणों का मतलब, ऐसे ही कोई 2 समीकरण दे देता है और आपसे कहेगा कि विलोपन विधि से हल ज्ञात करिए, तो बिल्कुल आप इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे, आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। जैसे मान लीजिए आप परीक्षा में हल कर देते हैं और x और y का मान निकाल लेते हैं और आपको कन्फ्यूजन है कि मेरा आंसर सही है या फिर गलत है, तो ये चेक करने का भी एक नियम है। वो क्या नियम है, चलिए देखते हैं। तो जो आपने x और y का मान निकाला, उसी x और y के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए या फिर समीकरण 2 में रख दीजिए या फिर समीकरण 3 या फिर समीकरण 4, किसी एक समीकरण में रख दीजिए। अगर रख करके हल करने के बाद दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो फिर समझ लीजिएगा कि आपने सही हल किया है। जैसे हम लोग इसको एग्जांपल से लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये समीकरण 1 है तो इसी में हम लोग रखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × x का मान हमने निकाला है 1, तो यहाँ पे 1 रख लेते हैं, फिर प्लस
यहाँ पे 3 हो जाएगा 3 गुणा y का मान 2 है तो 2 रख लेते हैं बराबर 8। अब इसको हल करते हैं तो 2 एकम 2 प्लस 3 दूना 6 बराबर 8। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 2 6 8 बराबर 8। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 जो है 8 के बराबर होता है, यानी कि जब ये सही है इसलिए ये भी सही होगा। यानी कि यहाँ पे कोई 2 अंक बराबर आएगा, चाहे या तो -1 बराबर -1 आ जाए, चाहे 0 बराबर 0 आ जाए, मतलब यहाँ पे कोई 2 अंक इस तरह से बराबर आएगा। अगर बराबर नहीं आता है तो आपने गलत हल किया है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग विलोपन विधि को और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे ये 2 समीकरण दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले बराबर के बाद में अंक दिया गया है, तो अब इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब इसके बाद हमें देखिए यक्स वाले पद को मान लीजिए बराबर करना है। तो दूसरे समीकरण में यक्स के पहले -4 दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग माइनस वाला चीज़ नहीं लेते हैं, केवल हम लोग 4 लेंगे। तो इस 4 का गुणा समीकरण 1 में कर देंगे। यहाँ पे x के पहले 3 है तो इस 3 का गुणा समीकरण 2 में कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, तो जब आप गुणा करते हैं तो ये इतना आ जाता है। अब देखिए ये x वाला जो पद है दोनों का बराबर आ रहा है, 12x, बस चिन्ह विपरीत है। यहाँ पे प्लस चिन्ह है, यहाँ पे माइनस चिन्ह है। तो मैंने आपसे कहा था ना कि जब चिन्ह विपरीत रहता है तो उस समय समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर। तो जो मैंने पीछे नियम बताया था उस तरह से आप भी जोड़ सकते हैं या फिर इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, दोनों सेम ही विधि है। तो इसमें जोड़ने ये भी विधि मैं बता रहा हूँ ताकि आप परीक्षा में मान लीजिए भूल जाते हैं तो ये विधि लगा सकें। तो सबसे पहले बायां पक्ष को लिख लेंगे समीकरण 3 का, यहाँ पे हमने लिख लिया बायां पक्ष। फिर हमें जोड़ना है तो यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं, फिर इसका बायां पक्ष लिखेंगे यहाँ पे। यानी कि सबसे पहले बायां पक्ष को जोड़ लेंगे, फिर बराबर कर देंगे, फिर दाहिना पक्ष को जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 4, बीच में प्लस लगाया और ये हो जाएगा -21, ठीक है। अब इसी को हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये तो ऐसे ही उतर जाएगा, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो -12x हो जाएगा, प्लस का प्लस में गुणा करेंगे +9y बराबर 4 -21 हो गया। हल करेंगे तो y का मान -1 आएगा। फिर इस y के मान को समीकरण 1 में रख दिया तो x बराबर 1 आ गया, और x बराबर लिखेंगे तो हल x बराबर 1, y बराबर -1। इसको भी आप चाहें तो रख करके चेक कर सकते हैं इसी समीकरण 1 में, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आप प्रतिस्थापन विधि से भी हल कैसे किया जाता है ये देखना चाहते हैं तो यहाँ पे वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं।